आइए साथियों, जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं, व्रत सर्किल जो है उसके बारे में इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलने वाली है। व्रत क्या है, क्या क्या उसमें उसके जो कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आप सब देख पाएंगे। तो शुरुआत में जो हम देखते हैं कि व्रत होता क्या है, तो देखिए साथियों, एक कोई बिंदु है मेरे पास, सपोज करो कि P बिंदु है ये, और इस बिंदु को गति करनी है, इस बिंदु को गति करनी है। तो मैंने इसके सामने एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी, ये एक फिक्स बिंदु दे दिया मैंने O, और इस P बिंदु से मैं बोला कि तू कहीं भी गति कर सकता है, लेकिन इससे जो दूरी है तेरी वो ना कम हो ना ज़्यादा हो, इतनी की इतनी रहनी चाहिए। यहाँ से मान लो मैंने एक फिक्स दूरी R दे दी इसे, तो अब मैंने कह दी तू कहीं भी घूम, लेकिन इस बिंदु से तेरी दूरी यही निश्चित रहनी चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो वो किस हिसाब से घूमेगा, वो एक एक पग बहुत हिसाब से रखेगा, इस हिसाब से कि इससे उसकी दूरी उतनी ही रहे। यानी कि उसका जो बिंदु पथ आएगा, उसके चलने का जो रास्ता आएगा, उसकी गति का जो मार्ग आएगा, उससे जो मिलकर बनेगा, इन बिंदुओं से जो बनेगा, उसी को हम व्रत बोलेंगे। ये जो आकृति बनी है इसी को हम व्रत बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो व्रत क्या है? व्रत किसी बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से सदैव दूरी नियत रहती है। ठीक है, और इस नियत दूरी को ही उस व्रत की त्रिज्या बोलते हैं। इस नियत दूरी को ही उस व्रत की त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो उसका रास्ता आया है, ये जो किनारी आई है, इसे परिधि बोलेंगे। जो उसके मार्ग बन के आया है, ये बिंदुओं का मिश्रण, बिंदुओं को मिलाने पे जो लकीर टाइप की बन के आई है, इसको हम परिधि बोलेंगे। तो यहाँ से त्रिज्या को डिफाइन करते हैं, और ये जो निश्चित बिंदु था जो मैंने फिक्स कर दिया था, उसे इस व्रत का केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो निश्चित बिंदु मैंने इसे दिया था अपनी शर्तानुसार, उसको केंद्र बोलेंगे, और केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी है उसे इसकी व्रत की त्रिज्या बोलेंगे, और जो उसका मार्ग बन गया तो वो उसकी परिधि होगी। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो ये त्रिज्या है। अब चलिए और जानकारी लेते हैं। अच्छा, ऐसी वाली आई थी। ये तो एडिट हो जाएगी, चलती रहने दो। तो दोस्तों, आपने जाना कि व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है। आइए अब जानते हैं व्रत के बारे में कुछ अन्य बातें। देखिए, ये आपका व्रत है, तो एक ऐसी रेखा हम खींचेंगे जो व्रत की परिधि को 2 बार मिलती है और व्रत के बाहर नहीं जाती है। ये रेखा व्रत को 2 बार मिल रही है और व्रत से बाहर नहीं जा रही है। एक रेखा ऐसी हो सकती है जो व्रत को 2 बार तो मिल रही है, परंतु व्रत से बाहर तक भी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और एक रेखा ऐसी हो सकती है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर मिलती है और चली जाती है बाहर से बाहर ही। तो इन तीनों रेखाओं को अलग अलग नाम दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में है। ये व्रत को 2 बार मिल रही है लेकिन इंटरनल है, उसके अंदर ही अंदर रहती है। ये व्रत को 2 बार मिल रही है परंतु बाहर भी जा रही है, और ये व्रत को एक ही बिंदु पर मिलती है, बाहर ही निकल जाती है। तो क्या नाम देंगे? देखो, जो व्रत को 2 बार मिलती है और व्रत से बाहर नहीं जाती है, उसे जीवा बोलेंगे। तो ये व्रत की जीवा हो गई। इसी तरह से ऊपर वाली जो है व्रत को 2 बार काटती है और व्रत के बाहर भी जाती है, ये इसकी छेदक रेखा हो गई। प्यारे साथियों, ये क्या हो गई? छेदक रेखा। और जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई चली जाती है, वो स्पर्श रेखा हो गई। ये दोस्तों स्पर्श रेखा हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि जीवा क्या होती है, तो ऐसी सरल रेखा जो व्रत की परिधि को 2 बार मिलती है परंतु व्रत से बाहर नहीं जाती है, जीवा कहलाती है। ऐसी रेखा जो व्रत को 2 बार काटती है और काटते हुए बाहर तक भी जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा जो व्रत
को केवल एक ही बिंदु पर मिलती है तथा निकली चली जाती है, वो स्पर्श रेखा है। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों जो हमने वृत्त खींचा है तो उसमें तो असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। देखो एक जीवा मैंने ये खींच दी, यहाँ पर खींच दी, यहाँ पर खींच दी, यहाँ पर खींच दी। इस हिसाब से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य, बहुत सारी जीवा खींची जा सकती है। इतनी जीवाएं कि हम गिन भी नहीं सकते। भाई वृत्त कितना ही बड़ा बनाया जा सकता है, कितना ही छोटा। बहुत सारे बिंदु हैं तो परस्पर दो बिंदुओं को मिलने पे जीवा बनती चली जाएगी इसमें। तो दोस्तों यहाँ से एक बात सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये इसका वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से एक बात नोटिस करो आप, जितनी भी हम जीवा केंद्र की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं उतनी जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। देखो ये छोटी जीवा है, केंद्र की तरफ बढ़े थोड़ी और बड़ी हो गई, केंद्र की तरफ बढ़े थोड़ी और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, अब और बड़ी हो गई। केंद्र से दूर हटे तो फिर छोटी होने लगी। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? जो उसके केंद्र से पास होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? जो उसके केंद्र से पास होगी। तो इस जीवा को क्यों ना एक स्पेशल नाम दे दिया जाए। इस जीवा को व्यास नाम दे दिया हमने। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि व्यास क्या है? व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इससे बड़ी जीवा हो ही नहीं सकती वृत्त में, ठीक है। और अगर देखा जाए, चलो इसे मैं हटाता हूँ। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कैसे ही बोल लो भाई। अब वृत्त के व्यास को एक तरीके से और डिफाइन करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने वृत्त खींचा है, इसकी कोई मैंने त्रिज्या खींच दी और ये त्रिज्या खींच दी, ठीक है। इसी त्रिज्या की एक विपरीत त्रिज्या खींच रहा हूँ। विपरीत का मतलब 180 का एंगल बनाते हुए। तो सिंपल सी बात है, ऐसे खींचेगी तो ये दो अपोजिट त्रिज्याएं खींच दी मैंने, दो विपरीत त्रिज्याएं खींच दी। इसी को ही व्यास बोलेंगे। इसका मतलब व्यास को यहाँ से ही परिभाषित किया जा सकता है। क्या है? व्यास दो विपरीत त्रिज्याओं का जो है मिश्रण है, यानी कि दो विपरीत त्रिज्याओं को मिलाने पे व्यास बनता है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। दो विपरीत त्रिज्याओं को जो मिलने पर रेखाखंड बनेगा वो भी वृत्त का व्यास है। और इस व्यास की एक विशेषता है, यहाँ से ये वृत्त को दो बराबर खंडों में बांट रहा है। देखो जितना खंड ये है उतना ही खंड ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जितना स्पेस ये घेर रहा है उतना स्पेस ये घेर रहा है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा वो व्यास है। और व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। व्यास हमेशा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब चलो इसकी परिधि की बात करते हैं दोस्तों, कि परिधि होती कितनी है। तो आप छोटी क्लास में से पढ़ते आ रहे हो कि ये 2 पाई गुणा त्रिज्या, 2 पाई गुणा त्रिज्या होती है। और उसका ये क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे सारा ये पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये तो ऑब्वियसली सबको ही पता है कि 2 पाई आर परिधि होती है इसकी, और ये क्षेत्रफल होता है इसका, जहाँ आर उसकी त्रिज्या है। तो दो बराबर भागों में बांट रहा है व्यास इस वृत्त को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी जीवाओं की कुछ विशेषता देखते हैं। देखिए आपका ये वृत्त है, इसकी मैंने जीवा खींच दी है वाली, ठीक है। तो और एक जीवा और खींच दी। और ये बात है कि इनकी केंद्र से दूरी बराबर है। जैसे जितनी केंद्र से इसकी दूरी है उतनी केंद्र से इसकी दूरी है। तो अगर केंद्र से दो जीवाओं की दूरी बराबर है तो उन जीवाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। सपोज दैट ये जीवा ए भी है, इसका नाम सी डी दे लो। तो अगर दो जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरियां बराबर हैं तो उन जीवाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। तो यहाँ से दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की आएंगी। इसके विपरीत भी बोल सकते हैं कि अगर दो जीवाएं बराबर हों तो उनके केंद्र से दूरियां भी बराबर होंगी। इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं। देखिए वृत्त की ये जीवा खींच ली मैंने। तो
तो अगर इस जीवा के दोनों सिरों को मिला, इस जीवा ने दो खंड करे हैं, एक वृत्त खंड करा है, एक लघु खंड करा है। तो अगर मैं इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दूं तो केंद्र पे कोण अंतरित कर देगी ये, और फिर इसी के दोनों सिरे दूसरी तरफ परिधि पे मिला दूं तो वहां भी कोण अंतरित कर देगी। तो इन दोनों कोणों में एक संबंध होता है, केंद्र वाला कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, या ये कह दो कि परिधि वाला केंद्र वाले का आधा होता है। सपोज करो कि ये एंगल x है तो ये 2x हो जाएगा, वो 30 है तो ये 60, और इसका वो आधा हो जाएगा, ये 100 है तो वो 50 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और एक बात और है दोस्तों यहाँ पर, कि अगर किसी जीवा ने एक ही वृत्त खंड में, चलो मैं वृत्त खंड ले रहा हूँ, ऊपर वाला, नीचे वाला लघु है, उधर ये जितने भी कोण अंतरित करेगी, चाहे वो अलग अलग बिंदुओं पर कितने भी कोण बना दे, सबकी माप समान होगी। देखो इसी जीवा से मैंने बहुत सारे कोण बनवाए। सपोज करो ये P1 एंगल बनाया इसने, ये P2, ये P3, ये P4, तो इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। अगर एक इनमें मान लो 30 डिग्री का है तो ये सारे ही 30 के बनेंगे, अगर खंड सेम है तो। ऊपर वाले खंड में जितने भी एंगल बनाएगी, चाहे ये बिल्कुल नियर बाई बनाए अपने पास में, उसकी माप समान होगी। ऐसे नीचे जितने भी एंगल बनाएगी उनकी भी मापें समान होंगी। तो दोस्तों ये था एंगल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अगर वृत्त के अंदर तुम्हारा एक चतुर्भुज बन जाता है, चतुर्भुज इस हिसाब से कि उसके जो शीर्ष हों वो चक्रीय हों। अब चक्र का क्या मतलब है देखिएगा, ये वैसे भी बहुत लाभदायक प्रॉपर्टी है। ABCD एक चतुर्भुज बना दिया मैंने वृत्त के अंदर, और ये चतुर्भुज इस हिसाब से बनाया है कि इसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे पड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी को हम चक्र चतुर्भुज बोलेंगे। इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है चक्र चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, इस चक्र चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसके जो विपरीत एंगल है, जैसे A के विपरीत कौन सा है C, तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो योग है वो 180 होगा हमेशा। इसी तरह से B के अपोजिट कौन सा है D, तो B और D का सम भी कितना होगा 180। तो इसका मतलब अगर इनमें से एक हमें पता है तो हम दूसरा वाला फाइंड कर सकते हैं। देखो B अगर हमें 60 पता है तो 180 में से घटा दो, अगला वाला आ जाएगा उसका D। तो जो चक्र चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने वाले, संपूरक का मतलब उनका सम 180 हो। ठीक है, ये बहुत मेन थ्योरम है वृत्त से संबंधित। जो चक्र चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि आमने सामने के एंगल को प्रेस करके हमेशा 180 आएगा इसके। चलो आगे बढ़ते हैं वृत्त की जानकारी में। देखिए दोस्तों, अब थोड़ी छेदक रेखाओं की बात कर लेते हैं इसमें। देखिए एक छेदक रेखा ये गई है, जैसा कि मैं इस वीडियो में प्रारंभ में ही बता चुका हूँ आपको। छेदक रेखा क्या होती है, वो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए बाहर तक जाती है। तो ये दो, ये कहते हैं जीवाएं आगे तक बढ़ाई गई हैं। ये AB जीवा थी, ये CD जीवा थी, और इन्होंने P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो इस हिसाब से छेदक रेखा मानी जाएंगी जो वृत्त के बाहर जा रही हैं। तो इनमें एक संबंध होता है, इनमें एक रिलेशन होता है कि अगर इनकी लंबाइयाँ लेकर आयत बनाए जाएं तो उन आयत के क्षेत्रफल बराबर होंगे। जैसे देखो इस जीवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और किसी किसी किताब में रही है, अब ये तो नए सिलेबस में बहुत कम देखने को मिलती है। देखो A से B तक ली लंबाई हो गई है, अगर मैं आयत बनाऊँ इसका, तो A से P तक ली पूरी लंबाई होगी। फिर बाहर वाला पोर्शन ले लो इसका BP। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि पहली जीवा है या छेदक रेखा, जो भी बोलना चाह रहे हो इसके, उसके जो खंड है उनसे आयत बना लिया मैंने। अब दूसरी से बनाओ, इसे पूरी लंबाई लो यहाँ से C से और P तक की, और फिर बाहर वाला पोर्शन ले लो। तो इन हम आयत बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ये वाला। तो इन आयतों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे। पहली जो जीवा बाहर तक गई थी, ये वाली जीवा बाहर तक गई थी, दोनों ने प्रतिच्छेद किया था। तो इस ये वाली पूरी और इनटू बाहर वाली,
कैसे लिया ये, यहाँ से पूरी बाहर बाहर वाले बिंदु तक, पूरी इंटू बाहर वाली, ऐसे ही इसमें करना सेम टू सेम, पूरी इंटू बाहर वाली। तो इनकी जो कैलकुलेशन आएंगी दोनों बराबर ही बैठेंगी, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर बैठेगा, इसके टुकड़ों का गुणनफल इसके टुकड़ों का गुणनफल के बराबर बैठेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा और अपडेट करते हैं इस जानकारी को। अब अगर मान लो आपकी यही कंडीशन है जी, एक तो होगी इनमें से आपकी छेदक रेखा ए बी आगे तक बढ़ाई गई है पी तक, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, पहले मैं स्पर्शरेखा के बारे में बता दूँ आपको। देखो स्पर्शरेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर मिलती हुई जाती है। तो चलो एक स्पर्शरेखा खींच लेते हैं हम। ये P बिंदु से स्पर्शरेखा खींची है, टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, टी पॉइंट ले लिया इसलिए, और ये वृत्त का केंद्र है। तो एक बात यहाँ निश्चित है कि जो स्पर्शरेखा है वो जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है उसे स्पर्श बिंदु बोलेंगे, और उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो त्रिज्या आएगी, उस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल हमेशा 90 अंश होगा, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो एंगल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बड़े आराम से। ये वाली दूरी हमें पता हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के। ये हो जाएगा तुम्हारा L² + R² = D²। तो इन तीनों में से अगर 2 दे दें, थर्ड वाली हमारी गायब कर दी, तो हम पाइथागोरस के थ्रू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात मैं बताने चाह रहा था आपको। अब थोड़ा वो जानकारी बताता हूँ जो अभी मैं बता रहा था। थोड़ा जानकारी ये थी दोस्तों कि जो मैं आपको अभी छेदक रेखा वाली बता रहा था, पूरी इंटू बाहर वाली वाला केस, उनमें से दोनों छेदक रेखाएं ना होकर एक तो आपकी छेदक रेखा है जो ए बी जीवा को आगे बढ़ाने पर पी तक गई है, और एक इनमें से आपकी स्पर्श रेखा हो जाए, तब स्थिति क्या होगी। तो इसके टुकड़ों से जो आयत बनेगा वो बताया था मैंने, पूरी इंटू बाहर वाली ए पी गुणा बी पी। लेकिन उसमें तो एक ही टुकड़ा है, अंदर तक तो वो गई नहीं है, तो उसमें क्या करना हमें, उसी को 2 बार ले लेना, पी टी इंटू पी टी। तो पी टी का स्क्वायर कर दूँ सीधा, यानी कि एक आपकी छेदक रेखा है तो उसके दोनों टुकड़ों का गुणनफल ले लोगे। लेकिन अगर उन एक स्पर्श रेखा है जो उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका खुद का स्क्वायर ले लो, 2 बार उसकी मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही लाभदायक जानकारी है आपके हिसाब से, और इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं कॉम्पिटिशन में। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अगर वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त की जो परिधि है वो बिंदुओं का ही मिश्रण है, यानी कि जो उसने गति करी थी, जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं से वो गुजरा था वो सभी इसी परिधि पे लाई करेंगे, सभी इसी परिधि पे पड़ेंगे। तो इस परिधि के कोई बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे है, यानी कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम। देखो अगर इसकी त्रिज्या r है तुम्हारी और इसका उत्केंद्र कोण थीटा है आपका, तो r cos थीटा और r sin थीटा इसके पॉइंट ले सकते हैं हम। यानी कि वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को किस हिसाब से सपोज करना है, अगर उसके निर्देशांक निकालने हैं हमें, तो हमेशा कैसे सपोज करेंगे उसे, r cos थीटा और r sin थीटा। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि जिसका केंद्र 0 0 हो उस वृत्त का समीकरण होता है x² + y² = r²। अब ये है, इस बिंदु को अगर हम x y की जगह यहाँ उठा कर रखते हैं तो r² बन रहा है, यानी कि सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज। ये वाले जो पॉइंट हैं ये यहाँ पर रखने पर इसे संतुष्ट करते हैं। तो हमें जो पैरामेट्रिक निर्देशांक लेने हैं वो हमेशा इस तरीके से लेने हैं। तो यहाँ से मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि वृत्त का जो सबसे बड़ा समीकरण वो क्या हो सकता है। देखो वृत्त का जो सबसे बड़ा समीकरण, अच्छा एक बात और बताऊँ मैं, जैसे व्यास भी तो एक जीवा है, तो व्यास भी परिधि पे कोण बना सकती है।
तो व्यास जहाँ भी बनाएगा वो 90 का ही बनाएगा, चाहे वो यहाँ बना दे ये भी 90 का बनेगा, चाहे वो यहाँ बना दे ये भी 90 का बनेगा, चाहे वो नीचे बना दे वो भी 90 का बनेगा। व्यास परिधि पे जहाँ भी कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का ही होगा, चाहे कहीं भी बना दे वो। ये 90, ये 90, ये 90। अगर तुम बिल्कुल उसकी जड़ में बनवाओगे ना यहाँ पे, तो वो भी 90 डिग्री ही निकलेगा। इसका मतलब व्यास पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, या कह दो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों सेम ही बातें हैं। अब दोस्तों, किसी वृत्त का सबसे बड़ा समीकरण क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखो, चलो ये थोड़ी देर को मैं वृत्त को छोड़ता हूँ। अगर कॉनिक सेक्शन में किसी भी चीज़ का जो समीकरण है वो इस रूप में आता है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। जो किसी भी कॉनिक्स का जो समीकरण वो ज़्यादा से बड़ा इतना हो सकता है। तो अगर तुम्हारा वृत्त है तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला पोर्शन उसमें होगा ही नहीं। अगर ये समीकरण आपकी किसे निरूपित करती है, एक वृत्त को, तो इसमें h वाला यानी कि जिसमें x और y एक साथ गुणा में आ रहे हो वो पद ही नहीं होगा इसके समीकरण में। तो अगर आपको समीकरण दे देता है, बोलता है बताओ इनमें से कौन सा जो एक वृत्त को निरूपित करता है, वृत्त को प्रदर्शित करता है, तो उसमें x और y वाले आपस में गुणा वाला पद नहीं होना चाहिए, तो एक वृत्त को निरूपित करेगा। और एक और बात है यहाँ से कि x² का जो गुणांक है वो y² के गुणांक के हमेशा बराबर होगा। यहाँ से a=b होगा। तो ये वाला पद तो बिल्कुल ही हटा दें और a और b की वैल्यू दोनों की बराबर रख दें, तो क्या निकल कर आएगी समीकरण? तो इस हिसाब से आएगी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। क्योंकि a और b की दोनों की वैल्यू सेम थी, मैंने दोनों जगह a रख के उसे डिवाइड भी कर लिया। तो x² y² का जब गुणांक बराबर है, भाग देने पे दोनों का गुणांक 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण आई है आपकी। तो यहाँ से दो बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई में हो, और x² y² के जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम है। तो आप जब इस कंडीशन में ले आओगे तो आपको केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे। देखो, तुलना करके आप g और f की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, तो वो -g - f की जो वैल्यू आएगी वो आपका केंद्र आ गया। अब बात आई त्रिज्या की। त्रिज्या कितनी होगी? लेकिन इस फॉर्मूले से पहले g/f की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। त्रिज्या होगी आपकी g² प्लस f² - c। ठीक है, अगर आपका वृत्त का समीकरण दे रखा है तो आपको वहाँ से इस समीकरण से तुलना करके g/f की वैल्यू निकालनी है। तब आपका केंद्र सीधे का सीधा -g - f हो जाएगा और आपकी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी? g² प्लस f² - c। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या खींच ली मैंने, स्पर्श रेखा खींच ली इस पे। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। कितने का डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और हाँ, एक और बात है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसमें सिंगल ही पॉइंट पे मिलेगी। अगर वृत्त की स्पर्श रेखा को और वृत्त के समीकरण को एक साथ सोल्व करा जाए तो चाहे वो द्विघात बन जाए, लेकिन द्विघात समीकरण सोल्व करने पे जो बिंदु मिलेंगे वहाँ से वो सिंगल ही पॉइंट मिलेगा आपको। ये हमें तो ध्यान रखनी है। तो अगर इस टेंजेंट की प्रवणता m हो, अगर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m हो और वृत्त की त्रिज्या r हो, ठीक है, तो इसका मान लो समीकरण y mx प्लस c है। y क्या है? mx प्लस c। तो यहाँ से जो है हमारी c की वैल्यू कितनी आएगी? r और √1 प्लस m²। यहाँ से जो वृत्त का समीकरण है उससे हमें r निकल जाएगा। इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसकी प्रवणता m है और c y x पे कटा अंतखंड है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? r बाहर, और तो यहाँ से चाहे इस हिसाब से लिख देते हैं r² और 1 प्लस m²। यहाँ से आपका सेटिस्फाई करेगा हमेशा। अगर वृत्त की स्पर्श रेखा है कोई, तो इस कंडीशन से उसका पता लगा सकते हैं और जो सिद्ध भी कर सकते हैं, अगर उसके बारे में आपसे कुछ सिद्ध करवाता है तो। एक जानकारी और दूंगा यहाँ पे,
देखो वृत्त का अभिलंब क्या होता है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा खींची हुई है तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी किसी पे, वृत्त की जो स्पर्श रेखा वो किसी एक बिंदु पे स्पर्श करेगी। तो अगर इसी बिंदु से इस स्पर्श रेखा पे लंबवत रेखा खींचें तो वो तो त्रिज्या भी होगी, भी त्रिज्या भी लंबवत होती है, अभी बताइए आपने, यहाँ तक तो त्रिज्या हो जाएगी वो, लेकिन आगे तक भी बढ़ाएं तो इसी को अभिलंब बोलेंगे हम। अभिलंब क्या हुआ, स्पर्श रेखा तथा वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है उसी पे स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा खींचते हैं जो कि वृत्त के केंद्र से भी होकर गुजरती है, उसी को अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ से जो है बहुत सारे अभिलंब खींच सकते हैं, इस पर सब केंद्र से होकर जाएंगे। तो यहाँ से तो किसी, अगर हमें कोई वृत्त दे दिया तो उसका केंद्र ज्ञात किया जा सकता है, उसके बहुत सारे अभिलंब खींच दो या दो खींच दो, वो जहाँ काटेंगे वही वृत्त का केंद्र हो गया। अगर तुम्हें कोई वृत्त दे दिया और उसका केंद्र पता नहीं है तो कैसे पता लगाओगे, उसके अभिलंब खींच लो, जहां अभिलंब प्रतिच्छेद करेंगे वो उसका केंद्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो और एक जानकारी देता हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक पॉइंट से, ये तो पता है सबको। जैसे ये P पॉइंट है तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी भी एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और दोनों की लंबाई समान होगी। सपोज करो ये PT स्पर्श रेखा है, ये PQ, तो PT और PQ जो है यहाँ से बराबरी लंबाई की होंगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होंगी। अब यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगी वो उन्हें पता चल जाएगी। ये मेरा वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा खींची है, इस हिसाब की स्पर्श रेखा खींची है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये इस वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखा हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। चलो और भी खींच दो, ये दो स्पर्श रेखा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये दो स्पर्श रेखा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये दो स्पर्श रेखा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये दो स्पर्श रेखा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वृत्त की दो लंबवत स्पर्शियां जहां मिलती हैं तो बहुत सारी लंबवत स्पर्शियां हो जाएंगी। अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो भी एक सर्किल बनता है। ठीक है, और इसे डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। वृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं की खाएं जहां मिलती हैं, आगे बढ़ाने पे मिलेंगी, सिंपल सी बात है। वृत्त की जो दो लंबवत स्पर्श रेखाएं जहां मिलती हैं, अगर उनके बिंदुओं को मिलाने पे एक सर्किल बनता है तो वो डायरेक्टर सर्किल होता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो पहले वाले त्रिभुज की वो जो वृत्त है आपका, अगर उसकी त्रिज्या R है तो जो बड़ा वाला आया है इसकी R वर्गमूल 2 होगी, यानी √2 टाइम होगी पहले वाले की, वर्गमूल 2 गुना होगी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सर्किल के बारे में तो जितना बोला जाए कम ही कम है, अभी बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड हो सकती है आपको सर्किल के बारे में, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। अगली वीडियो में और यूजफुल बातें बताएंगे आपको सर्किल के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में इस सर्किल को शेयर करना।